आज हमने नेक्स्ट पेपर का आगाज़ करना है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस लॉ से रिलेटेड है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर मैंने अनलिस्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम ombudsman का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, ये मैं, हाँ, इतनी स्क्रीन ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन ombudsman में, ombudsman वफाकी मोतसब अदारे को कहते हैं कि जब पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है ना प्राइवेट पर्सन में से कि भाई इसने हमें सही तरह इंटरटेन नहीं किया या ऑर्डर सही तरह पास नहीं किया, ये जहाँ पे रेलीगेशन लगाए जाते हैं कि करप्शन हुई है पब्लिक सर्वेंट की तरफ से, तो ये एक ऐसा अदारा है जो कि चेक मेंटेन रखता है और ये एग्जामिन करता है कि क्या कंप्लेंट सही फाइल हुई है, कोई पब्लिक सर्वेंट ने कोई गलत काम तो नहीं किया। तो 1983 में जनरल ज़ियाउल हक ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इस अदारे को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन का इसको हिस्सा बनाया गया। पहले फेडरल लेवल पे था और अब प्रोविंसेस में हर जगह पे इसके ब्रांचेस पाई जाती हैं। इसमें आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि फेडरल प्रोविंशियल लेवल पे क्या किरदार अदा करी, क्या पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैं। ठीक है। Ombudsman is also known as Mohtasib. Federal Ombudsman examines complaints from people who feel they have been unfairly treated by certain public bodies, for example, government departments, local authorities, and publicly funded third level education bodies. Ombudsman provides a free public service which is open and accountable. Ombudsman's job is to examine complaints in a fair and impartial way and rectify these complaints. Definition of Federal Ombudsman. Ombudsman is an official who receives complaints about government, investigates and rectifies them in accordance with law. Establishment के वाले से मैंने आपको एक पहले ही ओवरव्यू दे दिया है। उसके बाद इसकी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई की जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोवाइडेड है और रिमूवल अगर इसने मिसकंडक्ट किया या फिजिकल मेंटल इनकैपेसिटेटेड है या फिर कोई रीजनेबल ग्राउंड्स अवेलेबल है तो उसकी बुनियाद पर इसको रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद 4 साल का टेन्योर है, एक्सटेंड नहीं किया जाएगा टाइम पीरियड। सैलरी अलाउंसेस वो होंगे जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिटरमिन करेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये मेंटेन नहीं रख सकता। इसका क्या किरदार है? इसका किरदार ये है कि करप्शन के कॉजेज़ को इसने डिटरमिन करना है, मैला एडमिनिस्ट्रेशन को रेक्टिफाई करना है। मैला एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो बद इंतज़ामी होती है कि आप इंतज़ाम सही तरीके से संभाल नहीं रहे। अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अवॉर्डिंग ऑफ कंपनसेशन, improvement of relationship between administration and citizens, improvement of administrative process and procedure, checking of misuse of discretionary power। ठीक है, ये सारे इसके फंक्शंस भी हैं, ये इसकी ड्यूटीज़ भी हैं। पावर्स क्या है इसकी? ये समन कर सकता है अगर किसी विटनेस को, अक्यूज़ को बुलाने की ज़रूरत है, ये डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन करवानी है, विटनेस की एग्जामिनेशन का हुक्म दे सकता है, रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकता है, इंस्पेक्शन टीम इस्टेब्लिश कर सकता है, केसेस को ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद अगर ombudsman से रिमूव कर दिया जाता है तो फिर ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकता, पार्लियामेंटेरियन नहीं का मेंबर नहीं बन सकता, प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता, लोकल बॉडी का मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, तो दरअसल ये इसमें ये बताया गया है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे करप्शन होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, पब्लिक को मैल एडमिनिस्ट्रेशन से बचाने के लिए ये अदारा अपना अफेक्टिव रोल किरदार अदा करता है। ठीक है। अच्छा, ऑफिस ऑफ ombudsman अलहदा से क्वेश्चन बनाया, लेकिन आप इसको कंसोलिडेट करके, मतलब कि कुछ मटेरियल आप पहले सवाल में से ले लें, कुछ सेकंड में से ले लें। तो सेकंड में जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, कुछ वही रिपीट हुई हैं। इसमें एक तो आपने लाजमी लिखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल, अडेयरेंस टू द रूल ऑफ लॉ, डायग्नोस इश्यूज, रिड्रेस कंप्लेंट्स और इनजस्टिस को रेक्टिफाई करना है। रेलिवेंट लॉज लिखने हैं आपने, पंजाब ऑफिस ऑफ ombudsman एक्ट, ऑफिस ऑफ वफाकी मोहतसब। ठीक है। उसके बाद अंडर सेक्शन 3 मोहतसब का इदारा कायम किया जाएगा। क्वालिफिकेशन ये है कि हाई कोर्ट का जज हो, इंटेग्रिटी इसकी नॉन हो और फेयरली, ऑनेस्टली, डेलीजेंटली और एग्जेक्टिव से इंडिपेंडेंट होकर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। ठीक है। 4 साल का टेन्योर एक्सटेंशन नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना। अब मैला एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लाजमी डिफाइन करें। मैला एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जब कोई फैसला, कोई कार्रवाई या रिकमेंडेशन कानून के ख़िलाफ़ दी जाए जिसमें ये नज़र आ रहा है कि ये बाइस्ड होकर इसने अपनी मर्ज़ी से डिस्क्रिमिनेशन अख्तियार करके ये ऑर्डर पास किया है, इररेलेवेंट ग्राउंड्स पे किया है, जिसमें ब्राइबरी, करप्शन, फेवरेटिज्म
ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। या वो अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करने में नाकाम रहा है, मिसयूज़ किया है, ये तमाम चीज़ें मैला एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं। मतलब ये होता है कि जैसे कि आप अपने लोगों को ही जब फेवर करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। अब प्रोसीजर ये अडॉप्ट किया जाएगा, कंप्लेंट फाइल की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाएगा, रिकमेंडेशन दी जाएंगी। कौन कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है? कोई भी बंदा कर सकता है जो कि एग्रीव्ड है, ये रेफरेंस बन के आ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ से सुमोटो एक्शन लिया जाता है। अब कंप्लेंट लॉन्च करने का तरीका ये है कि एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर ए, उसके मुताबिक कंप्लेंट लॉन्च की जाएगी। साथ उसके साथ एफिडेविट भी अटैच होगा कि जो भी एलिगेशंस लगाई गई हैं वो यकीन के अतबार से दुरुस्त है, और ये है कि ऑलरेडी कोई प्रीवियस लिटिगेशन पेंडिंग ना हो किसी भी जुडिशियल बॉडी के सामने या किसी इदारे के सामने। बाकी इसमें ये है कि कहाँ पर मोहतसब में कंप्लेंट फाइल नहीं की जा सकती है, जहाँ पर ओम्बड्समैन की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पर ऑलरेडी मैटर पेंडिंग एडजुडिकेशन है। ये पाकिस्तान के एक्सटर्नल मामला से रिलेटेड है, डिफेंस से मामला से रिलेटेड है, ये आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है। तो ये वो फिर स्पेसिफिक लॉ के तहत वो इंटरटेन होते हैं, वो ओम्बड्समैन में नहीं आते। अब प्रोसीजर ये अडॉप्ट किया जाएगा कि पहले तो ये बताया गया कि अनोनिमस एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि गुमनाम ना हो, बाकी में जो एग्री पर्सन है वही कंप्लेंट दायर करे। और ये है कि जब ग्रीवेंस अकर हुई है तो आपने 3 माह के अंदर कंप्लेंट फाइल करनी है, ठीक है। फिर किसी जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा सकती हैं, और कंसर्न अथॉरिटी को नोटिस दिया जाएगा, अगर उससे कोई रिस्पांस नहीं देगी तो ऑर्डर्स पास कर दिए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाएंगे। साथ ही कि रिप्रेजेंटेशन का भी मौका दिया जाएगा, आप इन पर्सन भी पेश हो सकते हैं या बाय रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा क्या रिकमेंडेशंस दी जा सकती हैं? फर्दर मैटर को कंसिडर किया जा सकता है या डिसीजन को कैंसिल या मॉडिफाई किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जाएगा जो भी एक्ट्स हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं, मैटर को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, या जो भी ऑम्बड्समैन मुनासिब समझती है वो स्टेप्स यहाँ पर ले सकती है। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है आप दोनों को? कोई क्वेश्चन आपका इस हवाले से? मैम 2-3 चीजें पूछनी है। पूछें। एक नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म का मतलब ये है कि जब आप अपने फैमिली मेंबर या अपने जो ग्रुप के लोग होते हैं ये जानने वाले को फेवर करते हो, ठीक है। और क्लियर उसके है? बाद एक और है सब, उसका क्या मतलब है? किसका? मैटर सब। सब्जुडिस का मतलब है कि कहीं पर मैटर चल रहा है। तो उसमें अगर कोई इन्वॉल्वमेंट होती है तो? देखो ऑलरेडी जहां पर अगर कोई केस चल रहा है तो वो ऑम्बड्समैन में तो नहीं आएगा ना, हो सकता है वो सिविल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ठीक है। जी हाँ जी, और कुछ? बस मैम। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जो है, जी अगला क्वेश्चन आपको नोट फॉर्म में लोकस स्टैंडाई का भी आ सकता है। लोकस स्टैंडाई का मतलब ये है कि जो एग्रीव पार्टी है, क्या वो ये हक रखती है कि अदालत के सामने अपना ग्रीवेंस पेश करे, रिलीफ ले सकती है। तो लोकस स्टैंडाई होना बहुत ज़रूरी है अदालत से रिलीफ लेने के लिए या किसी भी अथॉरिटी से रिलीफ लेने के लिए। तो लोकस स्टैंडाई में आप एग्रीव पर्सन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एग्रीव पर्सन की बात की जाती है तो पर्सन एक नेचुरल पर्सन भी होता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है। फिर इसमें आगे फर्दर आप पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस से अगर बात की जाती है ना, तो उसमें ये कहा गया है कि अगर ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल नहीं है तभी आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। अदरवाइज जो एक तरीक़ाकार है, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से गुजरकर आप अपना रिलीफ लेते हैं अदालत से, ठीक है। फिर आपने लॉ ऑफ टॉर्ट में भी एक पढ़ा होगा जिसे कहा गया उबायज साइबर रेमेडियम, कि व्हेन देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। अगर हक दिया गया तो उसकी वायलेशन के नतीजे में उसके लिए रेमेडी भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। Introduction. The concept of aggrieved person or party which form basis for locus standi is of utmost importance in administration of justice. The aforesaid concept enables the person having grievance to stand before courts of law or other forums vested with judicial powers or quasi-judicial functions to invoke the mechanism for seeking remedy or redressal. Aggrieved person or party
means where the right or interest of person are adversely affected by any other order passed by judicial, quasi-judicial or any administrative authority. Any objection to non-grievance of a party would seriously affect the locus standi and may result to put an end before adjudication. ठीक है, टू इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं एग्री पर्सन में। एक तो ये कि जिसका राइट वायलेट हुआ है, डिनाई किया गया है, या मुदाखलत की गई है, या स्नैच कर लिया है किसी पब्लिक फंक्शनरी ने या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ने। ठीक है, या फिर ये भी कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि किसी अदारे के फैसले की वजह से जब आपके लीगल राइट्स एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं ना, तो वो भी एग्री पर्सन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब टर्म्स को यहाँ पर डिफाइन किया गया। एग्री पर्सन से मुराद जिसकी लीगल ग्रीवेंस है, जिसे उस खिलाफ वर्जी की सूरत में सफ़र करना पड़ा है। ठीक है, लोकस स्टैंडाई का मतलब है अदालत के सामने खड़ा होने का कानूनी हक। बाकी इसकी डेफिनेशंस हैं, ये आप इसमें इसकी एग्री पर्सन की डेफिनेशन डिफाइन कर दीजिएगा। और इसकी जो ये केस लॉ आपकी मर्ज़ी, आप लिखना चाहें तो लिख लें, नोट फॉर्म जितना तैयार होना चाहिए इतना आप इसको कर लें। अच्छा, लीगल ग्रीवेंस कब अराइज होती है, इसके इंस्टांसेस देख लेते हैं। लीगल राइट्स आर एडवर्सली अफेक्टेड, डिनाइल ऑफ लीगल राइट्स, डिनाइल ऑफ रेमेडी, या पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर सपोज स्ट्रांगली डिसाइडेड, या फिर किसी ने एडवांटेज लिया है किसी का, उसने अपना एडवांटेज खो दिया है, ये किसी का कोई हक बनता था वो उसको दिया नहीं गया। बाकी मैंने आपको बताया कि पर्सन में नेचुरल पर्सन भी आता है, आर्टिफिशियल पर्सन आता है। आर्टिफिशियल पर्सन में जिन्हें लीगल एंटिटी दे दी गई, जैसे कि कंपनी, एसोसिएशन है, एनजीओज हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल हैं। तो इसमें एग्री पर्सन को एग्जॉस्टिव फॉर्म में डिस्कस किया गया। एग्जॉस्टिव मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। एक तरह का आप सिर्फ एक जीता जागता बंदा ही तस्वर नहीं कर सकते, बल्कि आर्टिफिशियल पर्सन भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। उसमें उनके पर्सनल इंटरेस्ट और ग्रीवेंस भी शामिल है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन भी फाइल की जा सकती है एग्री पर्सन की तरफ से, जिसके वाले से मैंने आर्टिकल 199 का हवाला दिया था। और यहाँ पर रिट्स कुछ मेंशन है। केस लॉ आपकी मर्जी, आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। दूसरे एस्पेक्ट्स ये हैं कि एग्री पर्सन के पास ही हक है कि वो अदालत की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर सकता है, कि वो अपना हक मांग सकता है, अपना रिलीफ मांग सकता है। इस हवाले से उबायज साइबर रेमेडियम है कि ग्रीवेंस भी रिकग्नाइज की जाती है, उसका रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाएगा वायलेशन के नतीजे में। फिर आगे ये कहा गया कि एक सर्टन टाइम लिमिट होता है जिसमें आप अदालत को रजू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। स्पेशल प्रोसीजर की कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, जो कि दावे, अपील, रिवीजन, रिव्यू या एप्लीकेशन के हवाले से प्रोवाइडेड है। प्लीडिंग के रूल्स भी आ जाते हैं उसमें, या कोर्ट फीस भी आ जाती है। और फिर ये भी बताया गया कि अदालत अज खुद नोटिस भी ले सकती है, और फिर एविडेंस के ज़रिए उसने अपनी ग्रीवेंस को साबित करना है कि वाकई में उसका कानूनी हक बनता है इन चीज़ों को मांगने के लिए। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है आपको? अगर कोई सवाल है तो अब आप पूछें जी। आप दोनों में से किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछें, अदरवाइज फिर मैं आगे चलती हूँ। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन नेचुरल जस्टिस है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप छोड़ना चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेचुरल जस्टिस बेसिकली ऐसे आपको मॉडल प्रोवाइड करता है, ये ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस पे कहा जाता है कि जस्टिस प्रोवाइड करना है या कानूनी प्रोसीडिंग्स इन प्रोसीजर, इन मेथड्स को फॉलो करके करनी चाहिए। ओवरऑल नेचुरल जस्टिस का क्वेश्चन आ सकता है, या इन्हीं में से आपको अलग से पूछा जा सकता है कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम क्या है। ठीक है, तो चलें हम इसको ओवरऑल डिस्कस करते हैं। जस्ट नेचुरलिया की जो एक्सप्रेशन यूज़ हुई है, ये रोमन जूरिस ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और ये वहीं से इसकी बिगनिंग, उसका आगाज़ हो गया था जहाँ से लीगल कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल एरा से ही नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सबसे ये अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, जिसमें ये करार दिया जाता है कि अगर इसको आप इग्नोर करोगे ना, इन रूल्स को, तो आपके एक्ट्स को, आपके डिसीजन को वाइड या वाइडेबल करार दिया जाएगा। इसको थोड़ा आसान वर्डिंग में आप इसको प्रेजेंट कर दीजिएगा। उसके बाद नेचुरल जस्टिस के जो कॉन्सेप्ट है, इसमें याद रखें कि नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है
वो यूनिवर्सल है, डिवाइन है और रीजंस पर मबनी है। ठीक है, फ्राइडमैन ने इसको राइटली पॉइंट आउट किया है कि वो जो आम रूटीन में जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है ना, ये उससे मुख्तलिफ है क्योंकि ये मसाली इंसाफ की बात करता है। Observation regarding natural justice. D. Smith's observation. Term natural justice expresses the close relationship between common law and moral principles describing what is right and wrong. ये एक करीबी ताल्लुक को डिस्कस कर रहा है, तो जो है ना रस्म रवाज पर मबनी कानून है और जो अखलाकियात हैं, तो उनके दरमियान जो करीब का रिलेशन है ना नेचुरल जस्टिस, उसको साबित करता है। ठीक है, ये आप इसकी एक डेफिनेशन दे दीजिएगा। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि डिफरेंट जूरिस्ट ने इसे डिफरेंट नेम्स के साथ एक्सप्रेस किया है। इसे नेचुरल यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है और इसे जस्ट नेचुरलिया भी कहा जाता है, डिवाइन लॉ भी कहा जाता है, एक्सटर्नल लॉ भी कहा जाता है, यूनिवर्सल भी कहा जाता है। तो ये आप इसको ना पॉइंट्स में बना के लिख सकते हैं। उसके बाद कंट्रीब्यूशन के लिहाज से ये है कि पॉजिटिव लॉ जो ऑस्ट्रेलियन लॉ है उसकी कंट्रीब्यूशन जो डेवलपमेंट हुई थी उसके नतीजे में नेचुरल जस्टिस भी ये डेवलप हुआ है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में भी नेचुरल जस्टिस और नेचुरल राइट्स की झलक नजर आती है। अच्छा, बाकी वो एज इट इज़ वो जो वही बात रिपीट की, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है, एब्सोल्यूट जस्टिस रीजंस फेयरनेस पर मबनी है, तो वो आप इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। नेचुरल जस्टिस अब किन चीज़ों से मिलकर बना है? कॉर्पस का मतलब होता है वजूद, कॉर्पस नहीं समझ आ रही तो असेंशियल्स लिखते हैं, या इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी आ सकता है। सबसे पहली तो इसमें प्रिंसिपल आता है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, बगैर सुने ना कोई फैसला नहीं किया जाएगा। ये एक 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 मुसद्दका या एक ऑथेंटिक इससे समझा जाता है कि जब भी कोई आपने फैसला देना है किसी भी मामले के हवाले से, उसका सफिशिएंट नोटिस सर्व करें, अपॉर्चुनिटी दें, उसको डिफेंस का मौका दें, फिर फाइनल डिसीजन देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप जो मज़ीद ऐड कर सकते हैं, आप जैसे कि सीआरपीसी में भी पढ़ा आपने और सीपीसी में भी पढ़ा कि समन्स भेजे जाते हैं, फिर समन्स को भेजने के लिए कौन कौन से तरीक़ेकार हैं वो भी ज़रा मटेरियल ऐड करने के लिए ना वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर इसकी एक्सेप्शन में आप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, एक्स पार्टी डिग्री भी लिख सकते हैं अगर आपको अलहदा से ऑडी अल्ट्रम पार्टम पे नोट आता है। ठीक है, उसके बाद 22 नेमो डेबिट एस ज्यूटेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा, नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज। कोई भी जज अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकता। इसमें कहा गया कि बायसनेस शो नहीं करनी है, न्यूट्रल रहकर फैसला करना है, फेयर ट्रायल की प्रोसीडिंग्स को यहाँ पर कंडक्ट करना है। ठीक है, तो इस पे भी अलहदा से बाइसनेस पे भी आ जाता क्वेश्चन। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब है कि बाकी में जब आप कोई फैसला देते हैं ना तो उसके पीछे कुछ वजूहात होनी चाहिए, रीजंस होनी चाहिए कि आप ये फैसला क्यों दे रहे हैं। ठीक है, ये तो ऊपर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी, नीचे आप इसको फर्दर एलेबरेट किया, आप इसका मीनिंग पता, आप इसको एक्सप्लेन करो। डी स्मिथ की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको ये नहीं होता तो आप आसान खुद भी लिख सकते हैं, जो मैंने तरीकाकार बताया कि सीपीसी सीआरपीसी के रेफरेंस से और एक्स पार्टीज की एक्सेप्शन में लिख सकते हैं। ये सिविलाइज जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं ये लाजमी जिक्र कर दीजिएगा, नोटिस और हेयरिंग। ठीक है, अपनी वर्डिंग में भी आप इसको एलैबोरेट कर सकते हैं। फिर जो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पार्टीज को नोटिस के ज़रिए, शो कॉज नोटिस के ज़रिए, समन्स के ज़रिए, रिप्लाई, रिटर्न स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये मुख्तलिफ मोड्स हैं जिसके ज़रिए पार्टीज़ को मौका दिया जाता है अपनी बात को साबित करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एज इट इज़ इसको छापने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इसको एक जनरल व्यू के मुताबिक आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन ज़रा ना लंबा है काफ़ी, ये केस लॉज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेचुरल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस पे एप्लीकेबल हैं। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न लॉ में अवेलेबल नहीं है तब भी नेचुरल जस्टिस के तकाजे पूरे किए जाएंगे। उसके बाद ये कि अगर नेचुरल जस्टिस के आप वायलेशन करते हैं तो पॉसिबल है कि उसे वॉइड या वॉइडेबल करार दिया जा सकता है। कहाँ पर नेचुरल जस्टिस एक्सक्लूड हो जाती है, निकाल देते, जहाँ पर स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन है, मतलब कि बाय लॉ ही वो एक्सक्लूड कर दिया गया, राइट आपसे छीन लिया गया। लेजिस्लेटिव एक्ट्स, नेसेसिटी
admitted or undisputed facts, confidential inquiries, preventive actions, emergency and other cases. ये डिफरेंट ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें नेचुरल जस्टिस एक्सक्लूड हो सकता है, नॉन एप्लीकेशन हो सकती है इसकी। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है आपको? कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं जी। हाँ जी, आपको सवाल क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूं मैं आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का? जी ठीक है। देखें, जनरल रूल तो ये पाया जाता है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही ऐसा अदारा है, ये ऐसा ऑर्गन है जो कानून साजी कर सकता है। लेकिन चूंकि जैसे स्टेट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इस मॉडर्न एरा में जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है ना, उससे आगे फर्दर डेलीगेट कर दिया जाता है अख्तियार कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी को भी ये ऑथराइज किया जा सकता है कि वो लॉ मेकिंग प्रोसीजर कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कह सकते हैं या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कह सकते हैं, जिसके तहत पार्लियामेंट के अख्तियारात कानून साजी के हवाले से कुछ अख्तियारात एग्जेक्टिव बॉडी को भी दे दिए जाते हैं। ठीक है। Preface मतलब introduction. Subordinate legislation is the name given to that entire body of law which consists of rules, orders, regulation framed and promulgated by the government itself or by some administrative authority or by means of bylaws framed by subordinate law making body such as municipalities and other statutory bodies in pursuance of powers conferred upon them by an act of the legislature. बाय लॉज का मतलब होता है ये भी कानून जैसी हैसियत होती है, इसमें नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स आ जाते हैं। Ideally speaking, legislative powers are the only vested in legislature, parliament. But now state has been entered in all available fields of human activities and assigned with duty to devise social, economic and political policy which is expressed by legislature. So parent acts formulated, enacted by parliament usually contain provisions which enable the executive to make bylaws to carry out the aforesaid policy devised by legislature parliament. This is known as delegated legislation. मतलब जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनकी इन्फोर्समेंट के लिए एग्जेक्टिव को भी अख्तियार दे दिए गए हैं कि वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का काम सरअंजाम दे सकते हैं। जनरल डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी विच कॉन्टेम्पलेट्स, जो बयान करती है द सेंडिंग अवे, दे देना आगे, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू एनैक्ट बाय लॉज to executive branch which is administrative agency to carry out the policy enforced by legislative branch। ठीक है, ये आप इसमें से बेशक एक ही डेफिनेशन लिख दीजिएगा और इस